बेतिया में मदरसा के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष की ओर से रोड़ेबाजी, आरोपी पक्ष के 7 लोगों की गिरफ्तारी। गढ़वा के अमहर गांव में आईडी ब्लास्ट, खाली घर में धमाके से सनसनी, पुलिस कर रही मामले की तफ्तीश। बेगूसराय में दहेज के लिए महिला का कत्ल, ससुराल पक्ष पर एक बाइक के लिए बहू को मौत के घाट उतारने का आरोप, शव लापता, सभी आरोपी फरार। दानापुर के डेहरा गांव के चर्च में चलता है धर्मांतरण का खेल, लालच देकर बनाया जाता है ईसाई, चर्च का पादरी भी था पहले हिंदू। सीएम नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा हर चीज को धर्म के चश्मे से ना देखे सीएम, जनसंख्या नियंत्रण कानून को बताया देश हित में। 3 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव होंगे सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती, 1 दिसंबर से शुरू होगा लालू प्रसाद और रोहिणी आचार्य का हेल्थ चेकअप, रिपोर्ट सामान्य आने पर 3 दिसंबर को किडनी ट्रांसप्लांट संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हेल्थ चेकअप को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। 3 दिसंबर को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी देंगी और इसको लेकर पूरी तैयारी सिंगापुर में की जा रही है। 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच में लालू प्रसाद यादव का हेल्थ चेकअप अस्पताल में किया जाएगा। सामान्य रिपोर्ट आने पर 3 दिसंबर के बाद सर्जरी की जाएगी। 72 घंटे की सर्जरी में सभी रिपोर्ट सामान्य आने जरूरी है और इसी के बाद बेटी रोहिणी आचार्य अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दे पाएंगी। रोहिणी आचार्य की जांच भी कराई जाएगी और इन दोनों ही के जांच के बाद किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हेल्थ चेकअप को लेकर? जी देखिए, वो लालू प्रसाद यादव जो है अपनी पुत्री रोहिणी आचार्य के पास सिंगापुर पहुंच गए हैं और वहां पे उनकी जो स्वास्थ्य है वो काफी बेहतर बताई जा रही है। अब जब उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के सारी प्रक्रिया शुरू करनी है, इससे पहले जब 1 महीना पहले वहां पे गए थे तो सारे चेकअप्स उनका हुआ था, लेकिन उसके बाद अब जो तारीख जो सामने आ रही है उसके मुताबिक 1 तारीख से लेकर 3 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक उनके चेकअप्स होंगे और बताया जा रहा है कि कम से कम 25 से 30 जो है वो चेकअप्स किए जाएंगे। जो किडनी से रिलेटेड तमाम जो चेकअप्स होते हैं वो किए जाएंगे और जब उनका चेकअप सामान्य अगर उनका रिपोर्ट आता है तो उसके बाद 3 दिसंबर को वो अस्पताल में भर्ती कराए जाएंगे और माना जा रहा है कि 3 दिसंबर के बाद कभी भी जो है उनका किडनी का जो ट्रांसप्लांट है वो करवाया जाएगा। माना जा रहा है कि जो सूचना मिल रही है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 72 घंटे जो है वो ऑब्जर्वेशन में रहेंगे और कम से कम 15 दिन जो है वो बेड रेस्ट अस्पताल में रहेंगे, उसके बाद वो छुट्टी किए जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि वो अस्पताल से निकलने के बाद 1 महीना जो है रोहिणी आचार्य के पास ही वो रहेंगे और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके बाद वो दिल्ली वापस लौटेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर दे रहे थे, जहां उनके किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर अब पूरी मुकम्मल तैयारी की जा रही है। हेल्थ चेकअप के बाद उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की सर्जरी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और अगली खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां 2 पक्षों में मारपीट की खबर सामने आई है, रोड़ेबाजी की गई। दरअसल बारात में डीजे बजाने को लेकर मदरसे के सामने ये विवाद हुआ और उसके बाद 2 पक्षों के बीच में आपस में डीजे बजाने को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट और रोड़ेबाजी में एक पक्ष के 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पीएचसी के बाद जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गाँव में तनाव की स्थिति को देखते हुए
पुलिस वहां पर कैंप कर रही है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के महुआवा गांव की बताया ये जा रहा है कि मझौलिया की सेनवरिया से जगदीशपुर के महुआवा गांव के दिनेश महतो के यहां बारात पहुंची हुई थी और बारात जैसे ही गांव में स्थित मदरसे के सामने पहुंची, वैसे ही मदरसे के सामने डीजे बजाने का विरोध दूसरे पक्ष के लोग करने लगे। मुस्लिम समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध करते हुए पहले तो जनरेटर को ही बंद करवा दिया और उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दूसरे पक्ष के अशरफ काजिम, इसहाक, सोहेल अंसारी, सरवर, इरमान अंसारी, जावेद मियां सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से गांव में स्थिति तनावपूर्ण है, जिसको देखते हुए पुलिस गांव में कैंप कर रही और पूरा गांव इस वक्त पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बारात तो ये लोग मदरसा के पास लाया बारात ना, तो ये मदरसा वाला लोग बोला मोहम्मद लोग यहाँ पर ना तो बजाओ, मदरसा है, मदरसा को तो आगे बढ़ा लिया। फिर ये लोग फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, बाजा वजा पर चढ़ गया, तार का लाइन काट दिया और गाड़ी पर ट्रैक्टर पर लाठी से मारने लगा। ये लोग ये बारात का सवाल है, इज्जत का सवाल है कि ये लोग कर रहा है। पूछते पूछते तब तक के लोग छत पे चढ़ गए, अंदर से गेट बंद करके पत्थर मारते थे अंधेरा में। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, अभी गांव की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि वो वहां पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से शांति व्यवस्था को लेकर कोई इंतजाम किए गए? जी देखिए, बिल्कुल घटना देर रात जब घटी है उसके बाद से ही गांव में अफरा तफरी और तनाव का माहौल था, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में बेतिया पुलिस मुख्यालय से भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां भेजा गया है और आसपास के 2-3 थानों की पुलिस जो है वो वहां पे कैंप कर रही है। खुद सीओ नौतन सीओ जो भास्कर हैं वो वहां मौजूद हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से जो स्थानीय मुखिया हैं अफरोज नैयर, उनके पहल पे और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों को एकत्रित किया गया है प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन जो है दोनों पक्ष को बैठाकर मामले को शांति बनाए रखने की जो कवायद है वो की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो देर रात जो घटना घटी है उसमें डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद एक पक्ष के द्वारा मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज पहले पीएचसी किया गया जगदीशपुर। उसके बाद उन्हें जीएमसीएच गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में इलाज उनका चल रहा है और प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। एसडीपीओ सदर के अलावा जितने भी पुलिस पदाधिकारी वो वहां गांव में कैंप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शांति बहाली की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसलिए स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने भी लोग प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको एकत्रित किया गया और दोनों पक्षों को बुलाकर शांति व्यवस्था बहाल करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर आपको हम गढ़वा से बताएंगे, जहां एक घर में आईडी बम ब्लास्ट किया गया और बम ब्लास्ट को लेकर चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बता दें कि बनारसी मेहता के घर पर यह आईडी बम ब्लास्ट हुआ है, जिसको लेकर ब्लास्ट के समय घर पर कोई नहीं था। इस बात की जानकारी सामने आई। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की पुलिस सघनता से जांच कर रही है। गढ़वा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां अमहर गांव में आईडी बम ब्लास्ट हुआ, बनारसी मेहता का घर ध्वस्त कर दिया गया। बनारसी के खाली घर में ये ब्लास्ट की सूचना सामने आई है। ब्लास्ट के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, उनके पूरे घर को ध्वस्त कर दिया गया है और इस पूरे मामले की तफ्तीश पुलिस के द्वारा की जा रही है कि आखिर इस बमबाजी की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ एसडीपीओ गढ़वा हमारे साथ प्रमोद कुमार केसरी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे। प्रमोद जी, हमें ये बताइए कि इस आईडी बम ब्लास्ट को लेकर क्या पहले से किसी तरह की ऐसी अनहोनी की खबर आप सबके सामने थी? तो उनसे संपर्क करने की हम कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। अमहर गांव में आईडी बम ब्लास्ट की घटना घटी है। गढ़वा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बनारसी मेहता का घर ध्वस्त हो गया है।
और देखिए बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां एक नवविवाहिता को दहेज से प्रताड़ित होकर मौत के घाट उतार दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला बछवाड़ा थाना क्षेत्र के बिशनपुर दियारा में दहेज प्रताड़ना को लेकर सामने आया है, जहां एक विवाहिता की हत्या कर दी गई है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर एक बाइक के लिए अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया और अभी तक मृतका मीना कुमारी का शव भी बरामद नहीं हुआ है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वालों ने मीना कुमारी की हत्या कर शव को गायब कर दिया है और सभी घर छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में परिजनों ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 2 मोटरसाइकिल के कारण वो लोग हत्या कर दिए। हम लोग रात में बात किए हैं 8 बजे, तो बात हुआ है लड़की से। घर द्वार सब बंद है, अब बिल्कुल लोग फदार है, माल जाल सब बंधा हुआ है। शंका है मार के बिक दिए वो लोग। और इस बीच कटिहार से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां एक नवविवाहिता की हत्या शादी के मात्र 3 दिन बाद कर दी गई। 25 नवंबर को शादी हुई और 27 नवंबर को उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी कटिहार से आपको दे रहे हैं, जहां नवविवाहिता की मौत से सनसनी फैल गई है। 25 नवंबर को ये शादी हुई थी और 27 नवंबर को ससुराल में ही शव मिल गया है। धानपारा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही। ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप है और दहेज के लिए ये हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। तो शादी के महज 2 दिन के बाद नवविवाहिता की मौत की खबर सामने आई है। 25 नवंबर को शादी हुई और 27 नवंबर को ये मौत की खबर आई है। विडंबना है कि हमारे समाज में अभी भी दहेज जैसी कुरीतियां हैं, जिसकी वजह से नवविवाहिताओं को और साथ ही युवतियों को अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी पड़ती है। शादी के तीसरे दिन मौत की खबर सामने आई है। रस्मों रिवाज के अनुकूल हम लोग जैसे करते हैं संबंध वैसे किए। लड़की 25 तारीख को शादी था और उसके बाद 26 को मैंने ससुराल गई और जो है कि 27 को जो है कि 4 बजे मैंने फांसी लगा ली। तो हमको खबर जाता है 6 बजे लमसम। और देखिए बदलते मौसम के मिजाज के साथ अब बीमारियां भी अलग अलग तरह की सामने आ रही हैं और इसी को लेकर गोपालगंज से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां अस्पतालों में इस वक्त वायरल मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 100 से 150 की संख्या में मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। मरीजों का जायजा लिया हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। गोपालगंज में तापमान में गिरावट आने के साथ ही वायरल डिजीज के पेशेंट की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है और ये सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड का दवा काउंटर है। देखिए यहाँ पर कैसे महिला हो या पुरुष हो, तमाम तरह के जो मरीज हैं उनके परिजन हैं यहाँ पर और दवा लेने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। तमाम तरह की जो दवाएं हैं वो अस्पताल में इस वक्त मिल रही है और जो जांच की सुविधा है अब अस्पताल में ही हो पा रही है। ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बाहर जाँच के लिए नहीं जाना पड़ रहा है और जाँच के साथ ही जो दवाएँ हैं पर्याप्त मात्रा में वो यहाँ उपलब्ध है। तकरीबन 70 प्रकार की दवाएँ हैं ओपीडी में जो मरीजों को इस वक्त मिल रहा है। यहाँ कुछ ग्रामीण इलाके से भी मरीज हैं वो पहुँचे, इनसे भी बात करते हैं। क्या दिखाने आई हैं? पैर में दर्द रहा, नस में। तो यहाँ जांच और दवाएं मिल रही है डॉक्टर हाँ साहब? जी मिल रहा है। पहले से बदली अस्पताल की पोस्ट? जी बदला है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है पहले से कुछ। पहले से जांच उस दिन आए थे, एक दिन और तो जांच किए थे और फिर इस दिन बुलाए हैं, फिर जांच दवाई थी लिखे हैं। क्या नाम है आपका? रीना देवी। तो ये तमाम तरह के मरीज एक बच्चा लेकर पहुँची है। क्या दिखाने आई हैं? बाबू को दिखाने आई हैं? नहीं, अपने दिखाने आए हैं। देख ले डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर देख ले, दवा लेना है। दवा मिल रहा है यहाँ पर? हाँ जाँच वाच भी? जी। क्या नाम है आपका? तराना। ये मरीज़ हैं जो काफ़ी ग्रामीण इलाके से ये लोग पहुँचे हुए हैं और इन मरीजों का भी कहना है कि जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं पहले से काफ़ी बेहतर हुई हैं और जो दवा है, दवा के अलावा जो जांच की जो सुविधाएं हैं वो अस्पताल में ही मिल पा रही है। ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें काफ़ी राहत मिल पा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और अगली खबर शेखपुरा से, जहां शेखोपुर सराय के पनेपुर गांव में 7 घरों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। 7 घरों को जेसीबी से ध्वस्त करा दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शेखोपुर सराय के अंतर्गत पनेपुर गांव में 7 घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया है। दरअसल सीओ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा। सीओ खुद अतिक्रमण हटाने गांव पहुंच गए और देखते ही देखते बुलडोजर से 7 मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। मकान तोड़े जाने के समय मकान मालिक और सीओ के बीच नोकझोंक हुई। लोगों ने जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।
ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक तस्वीर में स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे बुलडोजर से पनेपुर गांव के 7 घरों को ध्वस्त किया जा रहा। लोगों की मौजूदगी वहां पर है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के लिए खुद सीओ वहां पर मौजूद रही और उनके नेतृत्व में ही अतिक्रमण हटाओ चलाओ अभियान चलाया गया। ये तस्वीरें शेखपुरा के शेखोपुर सराय के पनेपुर गाँव की हम आपको दिखा रहे हैं। Yes, right now, in the name of Jesus Christ. और अगली खबर आपको दानापुर से बता दी, जहां धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है और ये खेल इस हद तक पार हो चुका है कि अब गांव-गांव में चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। जी हां, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डेहरा गांव के चर्च में वहां पर चर्च लगातार उसका निर्माण कराया जा रहा। लालच देकर चर्च का निर्माण हो रहा है। 2015 में भी चर्च का निर्माण कराने की बात कही गई थी और अब यीशु मसीह के धर्म से जोड़ने के लिए गांव-गांव में चर्च भी बनने लगे हैं। नौबतपुर का डेहरा गांव और इस गांव के किनारे एक बड़ा सा चर्च है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां यीशु मसीह को मनाने वालों के लिए ये चर्च बनाए गए। यहाँ 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस ईसाई धर्म के चर्च से जोड़ने के लिए कई तरह के उन्हें लोभ लालच प्रलोभन दिए गए और धर्म परिवर्तन कर हिंदू से ईसाई धर्म अपनाने वाले बक्सर इलाके के रहने वाले फादर जयप्रकाश के मुताबिक अब ज्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो 2015 में चर्च का निर्माण कराया गया। हालांकि पहले इनकी तादाद हजारों में थी, लेकिन महज 100 से 150 तक ये जो तादाद है वो सिमट कर रह गई। तो धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है और पहले की तस्वीर भी आपने देखी और अब ये खेल इस हद तक पार कर गया है कि चर्च का निर्माण अब गांव-गांव तक कराया जा रहा। तो दानापुर में धर्म परिवर्तन का खेल लगातार जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हम मौजूद हैं डेहरा गांव में और डेहरा में एक चर्च का निर्माण हुआ है 2015 में और उस चर्च का निर्माण जब से हुआ है तब से यहाँ प्रार्थना सभा भी चल रहा है। और ये डेहरा गांव में जो डाइवर्टेड लोग हैं, जो हिंदू से जो है जो क्रिश्चियन बने हैं, उनके लिए बनाया गया था। और यहाँ पर जो है फादर जयप्रकाश मसीह यहाँ पर इसकी सेवा करते हैं। ये भी जो है हिंदू से डाइवर्टेड हैं और इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप पहले क्या थे, अब क्या हैं? पहले हम जैसे हिंदू समाज से ही बिलोंग किए हैं और मैं धर्म तो खैर वही है, लेकिन मन जो हमारा है 100% जीसस की तरफ है। और अब उसी समय से मैं पढ़ाई लिखाई इसी डिपार्टमेंट में मैंने किया और जो शिक्षा दीक्षा लिया, आज एक मैं फादर के रूप में है और डेहरा चर्च में सेवा करने का। फादर के रूप में आप जब हैं यहाँ, तो कितने लोग यहाँ पर पहले आते थे? पहले बहुत से लोग आते थे, कम से कम 100-150 के लगभग में लोग आते थे। और उस समय आने का एक कारण था, एक रीज़न था कि लोग बहुत से लोग लालच से आते थे, स्वार्थवश आते थे कि हम जाएंगे तो हमें कंबल मिलेगा, हमको लैट्रिन मिलेगा, हमको चापाकल मिलेगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, इसलिए चलिए हम चलते हैं चर्च में। तो इस तरह का प्रक्रिया यहाँ पर नहीं थी। यहाँ हम गरीब गुरबों समाज को मैं उठाने के लिए काम मैं कर रहा था। मेरा उद्देश्य था कि जितने दबे कुचले लोग हैं, जो असमर्थ हैं कोई भी काम करने के लिए, अगर चर्च से कोई अगर हम सहयोग करते हैं, उसका परिवार, उसका बाल बच्चा विकास करता है, थोड़ा उसके अंदर एक परिवर्तन होता है, तो समाज में कुछ नाम होगा। तो ये जो है जो मदद करते थे, वो मदद के रूप में पहले काफ़ी जो है धन भी आता था, लेकिन अब जो है वो आना बंद हो गया है। यही कारण है कि यहाँ
जो है पहले जो आता था मदद गरीबों के लिए, वो आना जो है क्या अभी जारी है? बंद हो गया है। बंद हो गया। उसका प्रभाव क्या पड़ा? उसका प्रभाव यही पड़ा कि जब यहाँ से लोगों के बीच में कुछ नहीं बांटा जा रहा था, नहीं माने कि सब कुछ बंद हो गया, तो लोग धीरे धीरे पीछे जाने लगे। फिर जहाँ थे, जिस जगह पर थे उसी जगह पर चले गए, और आज चर्च में लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो काफ़ी हिंदू परिवार लोग यहाँ जुड़े थे, और अब फिर जो है वापस लोग जो है जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो है मूल कारण यही है कि जो है मदद मिलना बंद हो गया। हाँ, तो पहले मदद मिलता था। हाँ, मदद दिया जाता था, तो लोग जुड़ते थे, वो लालच बस जुड़ते थे। आज ये सच्चाई, अगर हकीकत हमें आज मालूम हो गया कि लोग लालच और स्वार्थ बस सेवा में चर्च में आते थे, एक फादर को खुश करने के लिए, नहीं हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो जब जो है लोग जुड़ते थे, और जो है हिंदू संगठन भी आपको रोक लगाती थी क्या? उसमें भी प्रॉब्लम कुछ होता था क्रिएट? हाँ, प्रॉब्लम ये होता था कि लोग बोलता था यहाँ धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच दे करके लोगों को क्रिश्चियन बनाते हैं, हिंदू धर्म छोड़वाते हैं, मेरे धर्म को आप अवहेलना करते हैं, बहुत सारी प्रकार की बातें लोग बोलता था। लेकिन इस तरह का बात और इस तरह का व्यवहार इस चर्च से और मेरे जीवन से नहीं होता है। तो पहले जो है लोग जो है जुड़ते थे, लोभ लालच से जुड़ते थे, और लोभ लालच जब जो है यहाँ से बंद हुआ, तब लोग जो है धीरे धीरे यहाँ से फिर अपने धर्म की ओर वापस चले गए। यहाँ फादर का कहना है कि जो लोग जो है यहाँ आस्था रखते हैं वही लोग आते हैं, और उन्हीं के लिए ये चर्च भी बनाया गया है। दानापुर के नवतपुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, धर्मांतरण की खेल को लेकर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। कम से कम नहीं कुछ तो एतवार, मतलब हर एक एतवार के कम से कम नहीं कुछ 40-50 के संख्या में लोग जाते थे। 40-50 के तो मैंने कैसे लोग जाते थे? अब वो जा हलन से ही बता सका, पूरा हम ना जाते। तो मैंने कि कौन परिवार के लोग जाते थे? तब हर जगह तक जाते थे। बाकी पास्टर बोल दिए ना कि जो भेदभाव मानते हैं तो चर्च में निकल जाओ। हम लोग चल आए वहाँ से। मैंने क्या भेदभाव? जैसे मुर्गा लाए थे तो मुसहरी के बर्तन में वो खाना बना रहे थे, तो हम लोग का अपना अथी दे देंगे, जाति पाति दे देंगे, तो हम लोग चल आए। पहले हाँ संगत में पहले थे, संगत में थे। हम लोग नहीं थे, हमारा भाई छोटा था नवीन कुमार। किस तरह से जोड़ा गया था उन्हें संगत में? अब तो वही बताएगा, हम नहीं बता सकते। तुमने कि लोभ लालच ये दे के आपके भाई हैं तो जानते हैं? तो भाई है तो हम नहीं तो जानते हैं, हम जानते हैं। लोभ लालच मिला था, कल एगो लगाया था, इतने में जान रहे हैं हम लोग। हमारा न दिया है, हम और लोगों को 4000 क्या के लिए? पैखाना 4,000। तो मैंने हमेशा मदद मिलता था चर्च से जी? हमेशा? हम चर्च न जाते, जो लोग जाते थे कार्य निकाल देता है। कार्य मैंने क्या सुने हैं आप? सुने हैं कि ढेर लोग छोड़ भी दिया, ढेर लोग अभी जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि हिंदू धर्म से मुस्लिम जो है यीशु मसीह को मानना बढ़िया बात है? ना, हमरा ना। और अब धर्मांतरण को लेकर न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, क्या धर्मांतरण का खेल यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? क्या हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? आखिर हिंदुओं को ही चर्च क्यों जाना पड़ता है? क्यों इस तरह की खबरें सामने आती हैं? उनका ही धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? हिंदू आखिर क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाए जा रहे हैं? और ऐसी गतिविधियों पर क्यों रोक नहीं लग पा रही है? लगातार धर्मांतरण का खेल जारी है, और इन गतिविधियों पर रोक लगाने वाला क्या कोई नहीं? सरकार और प्रशासन आखिर क्यों मौन है, क्यों सुस्त है? न्यूज़ 18 के ये सवाल लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से धर्मांतरण का खेल बदस्तूर जारी है, ऐसे में सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। लालच देने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती?
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां दुकान पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको समस्तीपुर से दे रहे हैं, जहां दुकान पर अपराधियों ने गोलीबारी की। लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया है। एक शख्स को गोली लग गई। नाराज लोगों ने बाइक को भी फूंक डाला। ताजपुर के दरगाह रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो समस्तीपुर में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुकान पर अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। लोगों ने बदमाशों को पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, बाइक में भी आग लगाने की खबर सामने आई है। नाराज लोगों ने बाइक को फूंक दिया। ताजपुर के दरगाह रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ताजपुर के दरगाह रोड में अपराधियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आया। दुकान में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। लोग वहां पर भारी संख्या में एकत्रित हो गए हैं। समस्तीपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर दरगाह रोड में गोलीबारी की घटना हुई है, जिसके बाद समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक व्यक्ति को जख्मी हालत में लाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से, जहां पे जो अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसके बाद वहां पे लोगों ने अपराधियों को पकड़ लिया और उसी दौरान इनको गोली मारा गया है और वहां पे एक अपराधी को लोगों ने पकड़ लिया है। और ये तस्वीर जख्मी हालत में यहाँ पे हैं और जो लोग हैं वो वहाँ पे काफ़ी हंगामा कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, आग लगा दी गई। क्या नहीं मालूम, हम घर पे थे, हमको पता चला गोली लगा है, तब हम आए। कैसे ये क्या करते थे वहाँ पे? क्या करते? दुकान है अपना। अच्छा, क्या चीज़ का दुकान? कपड़े का। कपड़ा का दुकान है जी। कौन लोग, मतलब कौन थे, क्या थे, कैसे लगा, पता चला? ये मेरा पापा है, वो लोग कौन है हमको पता नहीं है जी। तो इस घटना के बाद वहाँ पे लोगों में काफ़ी आक्रोश है। हालांकि एक अपराधी को वहाँ पे पकड़ लिया गया है और काफ़ी हंगामा लोगों के द्वारा किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइन